सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज 24 मार्च के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में आइए शुरू करते हैं आज का एक्सप्रेस एनालिसिस बिना किसी देरी के। पहले विश्व खबर आती है, यूएस टैरिफ्स लूमिंग, इंडिया लुक्स एट ईजिंग नॉन ट्रेड बैरियर्स, रिलैक्सिंग चाइनीज एफडीआई, इंडिया इज ट्राइंग टू एक्चुअली काउंटर द चेंजिंग ट्रेड डायनेमिक्स बिटवीन यूएस, इंडिया एंड चाइना। भारत प्रयास कर रहा है कि कुछ भी करके ये चेंजेस जो हो रहे हैं ना आजकल, यूएस अपने रेसिप्रोकल टैरिफ वगैरह लगाएगा इंडिया के ऊपर, तो कई हम ट्रेड डेफिसिट में ना चले जाएं। आगे बढ़ते चलते हैं आज के एडिटोरियल की तरफ। एडिटोरियल रहने वाले हैं एन ओपन जस्टिस सीजीआई खन्ना सेट्स एन एग्जांपल, प्रिविलेजेस इंस्टीट्यूशनल ट्रांसपेरेंसी इन जस्टिस वर्मा केस, बट दिस ओनली अ फर्स्ट स्टेप। दिल्ली वाले जज साहब के ऊपर है। इन एन अनप्रेसिडेंटेड मूव द सुप्रीम कोर्ट हैज मेड public the allegations that cash was found at the residence of Delhi High Court Judge Justice Yashwant Verma when a fire broke out on the premises on March 14। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है अपनी, ये पैसा उनके घर पे मिला था। सीजीआई खन्ना had also set a 3-member panel for an in-house inquiry setting in motion the constitutional process for dealing with complaints against judges of higher judiciary. Meanwhile, judicial work has been withdrawn from Justice Verma। अभी फिलहाल वो कोई भी न्याय कार्य नहीं कर पाएंगे वगैरह वगैरह। टू बी श्योर द फैक्ट ऑफ द केस विल बिकम क्लियर एज इन द इन हाउस इंक्वायरी कमेंसेस। अब इनके ऊपर इंक्वायरी उठाई जाएगी। इन हाउस इंक्वायरी से हम कहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक जज साहब थे, वो एक ऐसी गैदरिंग में गए थे, जज होते हुए उन्होंने एक रिलीजियस बिलीफ, अपने आइडियोलॉजीज को ज़्यादा अच्छी तरीके से पोर्ट्रे कर दिया था, तब भी उन पर कार्रवाई हुई थी। जजेस हैव टू बी न्यूट्रल। Judiciary today is more and more under public glare. Social media age, the code of conduct judges within and outside the courtroom is under constant scrutiny। आज की तारीख में हर कोई देखिए सोशल मीडिया में रडार पर रहता है। Judiciary's old method of dealing with case of corruption or an instance of indiscipline through a popular transfer will no longer be enough। और अब वो टाइम नहीं रह गया है कि आप कुछ भी पर्दे के पीछे करते रहें, चीज़ें सामने आ ही जाती हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करा है कि ऐसी कोई प्रिविलेज नहीं दी गई है किसी को भी कि वो इतना बड़ा काम कर दे और बच के निकल जाए। फ्रॉम अराउंड 87.5 इन एंड फरवरी, द रुपी हैज स्ट्रेंथेंड टू अ शेड लो below 86 to the dollar, seemingly ending a very vertical free fall over the last 6 months। रुपी की हालत खराब चल रही है इस समय, कुछ भी देख लीजिए, हालत खराब है। Even more heartening perhaps is the softening of inflationary pressures। 3.6% year-on-year increase in the official consumer price index in February was lower than the Reserve Bank of India's 4% target. The bugbear food inflation was also only 3.75%. Ground reports so far suggest a bumper Rabi harvest this time, which should bring to an end a prolonged episode of elevated food prices from around July 23 to December 24. That in turn was largely courtesy the effects of a strong El Nino event on April 23 through May 24. Unlike 2024, India has had both good monsoon rains and, thanks to La Nina, albeit mild and short, no unduly delayed onset on early exit of winter. With no heat waves of the kind witnessed last March, the production prospects for most winter spring crops from wheat to chana and onion are bright। इस बार उम्मीद है कि अच्छी फसल रहने वाली है मौसम को देखते हुए। ईजिंग फूड इन्फ्लेशन शुड अपार्ट फ्रॉम मेकिंग इट ईजी फॉर आरबीआई टू कट इंटरेस्ट रेट्स, और ये आरबीआई के लिए भी पॉजिटिव साइन रहने वाला है कि वो फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल कर पाएगा समय रहते। इट वुड बी हेस्टी हाउएवर टू एक्सट्रापोलेट फ्रॉम द अबव एंड ड्रॉ कंक्लूजन्स बियॉन्ड कॉशियस ऑप्टिमिज्म। और हालांकि दीज ऑल आर स्पेकुलेशंस, तो क्लोजली मॉनिटर करने की भी ज़रूरत है, मगर फ़िलहाल राहत तो है आरबीआई के लिए कुछ। टर्की में इस समय चल रहा है बहुत पॉलिटिकल टर्मोइल। रेसिप तैयब एर्दोगान जो कि प्रेसिडेंट हैं टर्की के, उनके एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट हैं अपोजिशन से, मेयर रहे हैं वर्तमान में इस्तांबुल के इकराम इमोगलू, इनको जेल में डाल दिया गया है। इसलिए सिविल अनरेस्ट हो गया है टर्की में। बहुत ही स्टॉन्च क्रिटिक हैं एर्दोगान साहब के। Russian oil imports rise as lower prices boost non-sanctioned tanker availability। इंपोर्ट्स भारत की वैसी बहुत परेशानी है, बढ़े जा रहे हैं।
What happens if the Trump admin flouts a court order? Several federal judges in the US have claimed the Donald Trump administration has failed to comply with court orders regarding foreign aid. देखिए अभी कुछ मैटर चल क्या रहा है कि ट्रम्प साहब अपनी नीतियों पे काम कर रहे हैं. उन्होंने कई एजेंसीज को बंद करा, फेडरल ले ऑफ करने शुरू करे वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से. हर चीज़ के खिलाफ कोर्ट में लोग गए और कोर्ट ने डिसीजंस को बदलने के लिए कहा, यूएस एड को चालू करने के लिए कहा, फेडरल ले ऑफ जो कर रहे हैं वर्कर्स का इसको रोकने के लिए कहा. इसके अलावा जो डिपोर्टेशन की कार्रवाई चल रही थी इसको भी कोर्ट ने रोकने के लिए कहा, मगर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने इनमें से कोई भी बात नहीं मानी फिलहाल अब तक. तो कब तक ये ऐसा काम कर पाएंगे कि कोर्ट को बिल्कुल साइड में रख के अपने हिसाब से काम करेंगे. In US courts, if a party to a civil case does not take an action is ordered, the opposing party can ask the court to hold the party in contempt. तो ऑब्वियस बात इंडिया में भी होता है कि अगर आप कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानेंगे तो आप पे कंटेम्प्ट लग जाता है. A judge can also find a party in contempt without being asked to do so. Do the same rule apply to the government? The US Constitution requires a president administration to comply with lawful court orders. Non-compliance with court order can take many different forms. देखिए तो होता ही है, पेनल्टी आपकी पेनल्टी लग सकती है, कंटेम्प्ट के लिए आपके अधिकारियों को जेल भी जाना पड़ सकता है. What can courts do to enforce compliance? Judges generally try to avoid showing down court orders. Showdown of court orders, legal experts say, and prefer to find ways to modify demands to get compliance. Legal experts said accusing a department of non-compliance and setting compliance benchmarks and deadlines often solves the problem. As a result, US judges almost never impose fines or monetary penalties against head of federal agencies, even though such fines are used with private defendants. अब देखिए, अब नॉर्मली जुर्माना नहीं लगाते हैं कोई मॉनेटरी वाला, थोड़ा सा इज्जत रखते हुए ना, रिस्पेक्ट रखते हुए. मैं रुपये का सही बना रहा हूँ. वन रेयर इंस्टेंस अकर 1999, बाकी ये आप किसी काम का नहीं है. व्हाट प्रॉब्लम्स डू कोर्ट फेस एनफोर्सिंग कंप्लायंस? वही है ना, देखिए अगर कोई आम आदमी या कोई एजेंसी या कोई कॉरपोरेशन अगर कोर्ट के ऑर्डर्स को ना माने तो उसकी हालत ख़राब हो जाता है. कोर्ट गवर्नमेंट ना माने तो क्या हो सकता है, अब दिख रहा है. Reluctance to impose sanctions against federal government may reflect judges' concerns over sovereign immunity. Doctrine the government cannot be sued unless it consents. In one instance in which a district court imposed financial penalties on the Secretary of Health and Human Services, it was reversed by US Court of Appeals which cited sovereign immunity. तो फिलहाल स्टेट पे इतनी आसानी से कोर्ट भी कार्रवाई नहीं कर सकती, और स्पेशली प्रेसिडेंट ट्रम्प के कोई भी एक्शन के ऊपर सोवरेन इम्यूनिटी मिली हुई है अपने आप में. बाकी आर्टिकल्स आप ये पढ़िएगा. क्रॉप यूएस होप्स टू सेल टू इंडिया. क्रॉप्स भी अब हमें यूएस से लेनी पड़ेगी. यूएस हैज 3 मेजर क्रॉप्स ऑफ इंटरेस्ट: सोयाबीन, कॉर्न एंड कॉटन. क्योंकि कॉटन तो हम खुद एक्सपोर्ट करते हैं, हमको कॉटन की क्या ज़रूरत है. थर्ड क्रॉप ऑफ इंटरेस्ट इज कॉटन, where the US was the world's #1 exporter before Brazil overtook it. The accompanying chart shows India's cotton output traveling from 13.6 billion to 39.8 billion bales between 02 and 03 and 13-14 before steadily declining into 16-year low. The cultivation of GM cotton hybrids in cooperating genes from Bacillus thuringiensis of Bt soil bacterium toxic to the American bollworm insect pest enabled India to emerge as the world's second biggest producer and exporter. Those gains were, however, squandered due to new GM technologies being approved by commercialization after 2006 and existing Bt hybrids turning susceptible to alternative pests, स्पेशली पिंक बॉलवॉर्म. हम जानते हैं कि अब कॉटन जो है ज़्यादातर जेनेटिकली मॉडिफाइड ही चल रही है. और भारत ने एक टाइम पे जब यूएस परेशान हो गया था ना कई पेस्ट्स वगैरह से, तो भारत की वैरायटी ने मार्केट में बूम करा था. इंडियाज कॉटन इंपोर्ट्स फॉर 2024-25 आर प्रोजेक्टेड टू 3 मिलियन बेल्स, सरपासिंग इट्स एक्सपोर्ट्स ऑफ 1.7 बिलियन. ये दुख की बात है कि हम 3 मिलियन बेल्स इंपोर्ट कर रहे हैं जबकि हम सिर्फ 1.7 बिलियन ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं. यही तो नुकसान हो जाता है देश को. आपका जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैलेंस रहना चाहिए, या कम से कम अपने आसपास होना चाहिए हमेशा.
This transformation from a net exporter to importer would, for the US, present an opportunity to ship out more cotton to India. US exports to India were valued at $491 million in 22 to $210 million in 24, which would rise with 11% duty now on imports of natural fiber being removed. The chances of India becoming the biggest market for the US are perhaps higher in cotton than in the soybean or corn, and it may be argued that duty-free imports of raw cotton can boost India's textile and apparel exports to US itself. कॉटन तो मेन चीज़ है दिखने के लिए। फिलहाल इसी साथ आज की ये रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ जुड़े रहिए और अच्छा लगे तो वेबसाइट को भी जरूर विजिट करिएगा। थैंक यू।